आखिर डीसीपी को अभिजीत दीपके के खिलाफ किसने शिकायत दे दी? क्या अब दीपके को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है? आखिर अजीत डोभाल ने जंतर मंतर में हुए आंदोलन के बाद ऐसी कौन सी बात बोल दी जो बड़े गौर से समझनी और सुननी चाहिए? आरएसएस इस पूरे के पूरे आंदोलन को जिस तरह से डिस्क्रेडिट कर रहा है, एंटी नेशनल्स का जमावड़ा कह रहा है, इसके पीछे क्या बीजेपी का ऐसे आंदोलनकारियों को लेकर अगला कदम एक इशारा हो सकता है? बहुत सारी चीजें इस देश के अंदर चल रही हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। जो दिखाई दे रही है उसके बारे में तो बात होती रहती है, लेकिन अब इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि इस पूरे जंतर मंतर के आंदोलन ने आरएसएस को, बीजेपी तो छोड़िए, सरकार तो छोड़िए, आरएसएस को अंदर से कैसे हिलाकर रख दिया है। हालत यह है कि अजीत डोभाल ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं एनएसए, और तो और हद तो यह है दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अचानक से जेनजीज और जेन अल्फाज की याद आ गई। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। ये जो शख्स है ये फैजल अंसारी हैं। इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी को, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, जंतर मंतर के करीब है, इन्होंने एक शिकायत दी है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभिजीत दीपके को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो औरंगाबाद और पुणे में अभिजीत दीपके ने सीजेपी को लेकर जो कार्यक्रम किए थे वो प्लान थे और पैसे देकर यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था। सर, अभी दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे था नहीं, मैं इंडिया में था नहीं जब, और मैंने अभी दिल्ली डीसीपी सर को मैंने सर रिटर्न में अभिजीत दीपके के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है कि इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें और अरेस्ट वारंट इशू करें। सर, मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुई हैं सर जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके ने सर 2 बार अटैक करा है, एक बार पुणे में और एक बार औरंगाबाद में, जिसके लिए मैंने पुलिस केस भी फाइल करी है और जिसके सारे एविडेंस सर मेरे पास हैं। और ये एक पेड कैंपेन है जिसमें वो सेलिब्रिटी को पे करके बुला रहा है सर। यहाँ पे उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपए दे के बुलाया, पूनम पांडे को उसने 20,000 रुपये दे के बुलाया। ये सारी अपडेट सर मुझे बॉम्बे से आ रही हैं और इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ अभिजीत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। सर, ये अभी कुछ दिन पहले जो इनका पुणे में प्रोटेस्ट था वहाँ पे हुआ था, और उससे पहले औरंगाबाद में जो इनका इवेंट था वहाँ पे हुआ था। 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद भी सर मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लोग उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उमर खालिद, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो सर ऐसा तो होने नहीं देंगे, और मैं आपके चैनल के थ्रू अभिजीत को और इस दुनिया के हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि भारत के टुकड़े तो कभी नहीं हो सकते। अभिजीत दीपके तेरे टुकड़े होंगे, तेरी सीजेपी पार्टी के टुकड़े होंगे, और फैजान अंसारी इस लड़ाई को सर आखिरी दम तक लड़ेगा। मेरे ऊपर हमले हुए हैं, इसके बाद भी सर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है जिन्होंने सर सोनम वांगचुक को यहाँ से डिटेन किया, जिससे दिल्ली का माहौल ख़राब हो रहा था, इंडिया का माहौल ख़राब हो रहा था। और मैंने सर रिटर्न में भी ये मेंशन किया है कि जितने जल्दी अभिजीत दीपके को अरेस्ट करेंगे उतना बेटर है, नहीं तो आने वाले टाइम में सर ये दंगे फसाद भी इंडिया में करा सकता है। और जितने स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीजेपी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, ये आज है कल नहीं है। अभिजीत दीपके अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, अमेरिका से इसको डिटेन करके वहाँ से भगाया है। आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट मत करिए और जो सही है उसको सपोर्ट करिए। दोस्तों, फैजल का ये भी कह रहा है कि उनको यहाँ अटैक किया गया और अभिजीत दीपके जो हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, दीपके पर अब व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी हमले शुरू हो गए हैं। उन पर एक आरटीआई भी डाली गई है जिसमें उनसे पूछा गया है कि बताइए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कैसे आप अमेरिका चले गए, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई। तो इसके जवाब में दीपके ने कहा था, मैं तो अपनी सारी जो सर्टिफिकेट्स है वो दिखाने को तैयार हूँ। अब प्रधानमंत्री भी बताएं कि उनकी डिग्री कहाँ छुपी हुई है, वो अपनी डिग्री भी दिखाएं। लेकिन इससे ऊपर बड़ा दिलचस्प है 2 चीज़ों को समझना। आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, आरएसएस के सह कार्यवाह अतुल लियमे ने इस जंतर मंतर के प्रदर्शन को राष्ट्र विरोधी बताया और कहा है कि केस स्टडी की तरह इसको पढ़ना चाहिए। और दोस्तों, इनफैक्ट इशारों इशारों में अजीत डोभाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बाद। वो ये कह रहे हैं, युवाओं को ये समझना होगा कि आजादी का मतलब केवल अपनी मर्जी से कुछ भी करने की मनमानी नहीं है। आगे वो कहते हैं, युवा आजादी को केवल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता समझ सकते हैं, लेकिन आजादी का वास्तविक अर्थ ये नहीं है। हमें ये समझना होगा कि देश की आजादी के पीछे लंबा संघर्ष और इतिहास रहा है। आगे वो बोलते हैं कि युवाओं को अपने निजी हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब अजीत डोभाल किसके लिए बोल रहे हैं? कौन सा युवा अपने निजी हितों के लिए सड़क पर उतरा हुआ था? हालांकि उन्होंने जंतर मंतर पर कमेंट नहीं किया, वो इन जनरल बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि इस बैकग्राउंड में ये सब कुछ हो रहा है तो इस बयान को इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक और चीज मैं आपको याद दिलाऊं कि इस पूरे आंदोलन ने आरएसएस को अंदर से इतनी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मोहन भागवत दोस्तों 15 से 19 साल के बीच के जो युवा हैं मुंबई में,
उनको संबोधित करने वाले 6 अगस्त को, और 2000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स इसमें मौजूद होंगे। इसमें जेनजीज भी होंगे, जेन अल्फाज भी होंगे। मोहन भागवत जेनजीज को संबोधित कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं किस लेवल तक आरएसएस पूरी हिल गई है इस पूरे मसले को लेकर, और वो इस लेवल पर है कि आरएसएस के जो सह कार्यवाह हैं, अतुल लिमये, सह कार्यवाह बहुत बड़ी पोस्ट होती है आरएसएस में, उन्होंने इस पूरे जंतर मंतर के आंदोलन को एंटी नेशनल कहा है, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, और एक कहा है कि इसकी पूरी केस स्टडी की जानी चाहिए ताकि इसके पीछे की कार्यप्रणाली, समर्थन तंत्र और वैचारिक आधार को समझा जाए। इसकी पूरी केस स्टडी होनी चाहिए। तो किसने रोका है सरकार को केस स्टडी करने के लिए? अभिजीत दीपके और उनके जो समर्थक हैं, जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, लाखों की तादाद में जो वहां जनता आ रही थी, कोई ऐसा तो है नहीं कि देश के किसी ऐसे हिस्से में आ रही थी जहां पर सरकार के लिए पहुंचना मुश्किल है। हालांकि सरकार के लिए तो कहीं भी पहुंचना मुश्किल नहीं है जब भारत के अंदर कुछ हो रहा है तो, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा जमावड़ा लग गया, वहां तो पुलिस की मौजूदगी थी, बाकायदा वहां पुलिस थी भाई, जंतर मंतर के चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, हर जगह पुलिस थी। तो सरकार को पता नहीं है कि यहाँ पर कौन लोग जमावड़ा लगाए बैठे थे, और ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में उठ गए, 1 महीने से ऊपर चला है पूरा एपिसोड। तो अब आरएसएस को ये समझ में आ रहा है कि इस पर केस स्टडी होनी चाहिए। ये अपने आप में दिलचस्प है दोस्तों। एक होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पर पैर मारना, वो भी दे दनादन बार बार। बीजेपी यही कर रही है। बीजेपी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे हालात को समझा कैसे जाए, क्योंकि उसने कभी उन चीजों पर बात ही नहीं की। रोजगार पर बात करना, नौकरी पर बात करना, पेपर लीक पर बात करना, इस एक तो कमजोर कड़ी रही है ना। अच्छा, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो तो एंटी नेशनल था, है ना। तो रांची में जो हो रहा है इसके बारे में आरएसएस क्या कहेगा? भाई झारखंड में भी बहुत बड़े लेवल पर पिछले 10 दिनों से ना केवल प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि बहुत बड़े, वहां पर लड़कियां भी वैसे ही बैठी हैं जैसे जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। वहां आजादी किनारे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वहां भी पेपर लीक पर बात हो रही है, वहां भी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर बात हो रही है। इसके बारे में क्या होगा? मतलब यहां कौन बात करेगा? क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है, इसलिए वो प्रदर्शन अच्छा है, वो एंटी नेशनल नहीं है। लेकिन दिल्ली में सत्ता आपकी है, आपकी सत्ता के खिलाफ था, और यहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात हो रही थी, उसके बाद बात मोदी के इस्तीफे तक आ गई थी, मांग आ गई थी। तो क्या इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? दोस्तों, ये सब चीजें साथ साथ में चल रही हैं। 15-15 साल की बच्चियों को हाथ जोड़कर माफी मंगवाई जा रही है, ठीक है, उनके घर में पुलिस पहुंच रही है, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जो अनाम लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी वीडियोस हटाई जा रही है, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, जो कि जंतर मंतर में जब 20 जुलाई को हिंसा हुई थी ना संसद मार्च में, तब भी थे। उन्होंने आरएसएस को चेताया है कि ये बहुत गलत बात है, जिस युवा ने आपको यहां तक पहुंचाया आप उसका अपमान मत कीजिए, ये युवा आपको सबक सिखा देगा। देखिए, आरएसएस पूरे देश के युवाओं का अपमान कर रही है, स्पेशली जेनजी का अपमान कर रही है। अपमान भारी पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए। ये नौजवानों के मन को ठेस पहुंचा रहा है, और यही नौजवान थे जिन्होंने 2014 में आपको सरकार में लाया था। ये युवा ही था जो दौड़ रहा था, जो नारे की मदद कर रहा, जो नारा आपने लगाया था। लेकिन ये नौजवान आपको उखाड़ के फेंक देगा। आप जितना इसको अपमानित करोगे, जितना बुरा भला कहोगे, ये आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर पवन खेड़ा ने आरएसएस पर सवाल उठा दिए हैं कि ये बताएंगे इनकी क्या औकात है कि ये देश के युवा को एंटी नेशनल कहेंगे। हैं कौन ये सर्टिफिकेट देने वाले? देश के बच्चों को एंटी नेशनल कह रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? खुद अपने आप को रजिस्टर कराने की हिम्मत नहीं, औकात नहीं है, चले सर्टिफिकेट बांटने। देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ, देश की सड़कों पर नहीं विरोध करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? कहां जाके? नागपुर में करेंगे? यहीं करेंगे, और कर रहे हैं। आजादी हमने ऐसे ही हासिल की थी। ये तब भी आजादी के आंदोलन वालों को इसी तरह के सर्टिफिकेट बांटते थे, आज भी वही कर रहे हैं। असली एंटी नेशनल अगर कोई है तो वो रेशम बाग नागपुर में है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। अब देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कितना गलत हुआ ना भाई। बीजेपी वाले तो यही बोलते हैं गलत हुआ, और गलत हुआ भी भाई। इमरजेंसी तो संविधान की हत्या ही था ना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था ना वो। लेकिन अचानक से बीजेपी समर्थित पत्रकार इमरजेंसी के बाद के जो इंदिरा गांधी के इंटरव्यूज थे ना अंग्रेजी पत्रकारों को दिए हुए, तब इंदिरा गांधी ने बोला था कि अगर इमरजेंसी ना लगती तो इन लोगों को समझ में आ गया था, अपने विपक्षियों के लिए बोल रही थी इंदिरा गांधी, कि इन लोगों को समझ में आ गया था कि ये चुनाव में नहीं जीत सकते, तो ये सड़कों के जरिए देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। उस बात को कोट किया जा रहा है कि देखिए तब भी ये कोशिश की गई थी, अब भी ये कोशिश की जा रही है, कि ये कितनी होशियारी से चल रहा है। अच्छा, वो इमरजेंसी जो लोकतंत्र की हत्या थी बीजेपी वालों के खिलाफ, अचानक से उनके समर्थित पत्रकारों के लिए वो एक मौका बन गया कि देखिए तब भी ऐसे लोकतंत्र को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, और अब भी ये की जा रही है।
कितना दिलचस्प है दोस्तों। अच्छा, दोनों ही वर्ग जो हैं वो लोकतंत्र को बचाने के बात कर रहे हैं। एक सरकार से सवाल पूछकर कह रहा है हम लोकतंत्र को जिंदा कर रहे हैं, और एक ये कह रहा है कि हमसे सवाल पूछ लिए इसीलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया। और अलग अलग मोर्चों पर ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत जैसी जेनजीज को गटर जनरेशन कह रही है, पूरी जनरेशन को आप गटर कह रहे हैं। रमेश भिदोड़ी जैसे लोग जेनजी सम्मेलन में बोल रहे हैं कि ये जितने लोग हैं पंचर बनाने वाले लोग हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि एंटी नेशनल टाइप के लोगों के आगे सरकार झुक रही है। सरकार इनसे बात करती है, इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इनसे हाथ मिलाती है, इनके कहने पर अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेती है। देखिए कितनी सारी चीजें अलग अलग मोर्चे पर चल रही हैं, अलग अलग तरह से चल रही हैं। इससे एक बात समझ में आती, कुछ समझ में आए ना आए, कि बीजेपी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है, उसे करना क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का विश्लेषण करते हैं कि 3 उपचुनाव के नतीजे जो कल आए, ठीक है, उनमें से जो 2 जीतें विपक्षी पार्टियों ने दर्ज की, एक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में और एक दतिया में मध्य प्रदेश में, उसके अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन मैं मानती हूं कि बहुत बड़ा जो वजह है ये बीजेपी के खिलाफ का वोट है। ये बीजेपी के खिलाफ का वोट है भाई। दतिया की जो सीट है उसमें कांग्रेस ने बहुत देर की टिकट देने में, और कांग्रेस की अपनी गलतियां थी, उसके बावजूद भी बीजेपी वो हार गई। हालांकि वो सीट कांग्रेस की थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जो वहां ड्रामा किया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। बांकीपुर ये तो बीजेपी का गढ़ था भाई, 30 साल से बीजेपी ये सीट नहीं हारी। दोस्तों, जिस सीट से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार पर उतरे थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से 5 बार के विधायक थे, उनके पिता भी वहीं से विधायक थे, वो सीट आप नहीं निकाल पा रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देश का युवा आपसे क्या कहना चाह रहा है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं इसके, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जेनजी आंदोलन के बैकग्राउंड में ये सब कुछ हुआ है, और उसके बावजूद भी उन चीजों को एड्रेस करने के बजाय आप उनको एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी और आरएसएस ये कह रहा है। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल का कंफ्यूजन है बीजेपी के अंदर। अगर इसी तरीके से बीजेपी सोचती है कि इस पूरे एपिसोड को उसको हैंडल करना है, तो पहले तो उसने यहां झटका खाया, वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाई इसको, और अब ये डैमेज कंट्रोल जो कर रही है ना, उसमें भी ये बहुत बुरी तरह से अपने हाथ जलाएगी, बहुत ही बुरी तरह से। मतलब आप समझ लीजिए कि देश के युवाओं को एक तो आप उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं मानसिक और भावनात्मक तौर पर, और फिर उन पे मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कते हैं बार बार, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर उनको और मतलब दुखी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।